नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हमें केमिस्ट्री का टॉपिक ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकारक अपचय क्या होते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो इन्हें समझते हैं। कि ऑक्सीकरण को देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का त्यागना जो होता है वो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि यदि हम देखें कि ऑक्सीकरण जो होता है इसमें ऑक्सीजन या कोई भी एक ऋण विद्युतीय तत्व होगा वो क्या होगा, इसमें जुड़ता है यानी कि ग्रहण करता है। और वहीं दूसरी ओर या फिर कोई धन विद्युतीय तत्व हो या हाइड्रोजन हो तो उसका त्यागना जो है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि S+O2 इज इक्वल टू SO2 यानी कि S यानी सल्फर में ऑक्सीजन का जो जुड़ना है यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करना या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं SnCl2 में यदि Cl2 जोड़ दें तो SnCl4 हो जाएगा। यहाँ पर Sn यानी टिन का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। यदि इसे देखें कि परमाणुओं, आयनों तथा अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी परमाणु या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव आवेश होता है, और जब नेगेटिव आवेश कहीं से छोड़कर जाता है तो वहां पर क्या होता है, जगह खाली बनती है। यानी कि जब ऋणात्मक चिन्ह वहां से हटता है, जब नेगेटिव चार्ज वहां से हटता है तो वो जगह किसकी लेता है, पॉजिटिव की। यानी कि जब किसी अणु, परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। यानी कि उसके यदि मोटी भाषा में हम देखें तो उसके धनावेश में वृद्धि होती है और ऋणावेश में कमी होती है। तो यानी कि धनावेश में वृद्धि और ऋणावेश में कमी जो होती है वो भी ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे Na का जो हम ऑक्सीकरण देखें तो यहाँ पर Na यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो Na+ बनता है यानी सोडियम धनायन। तो यहाँ पर जो है ये क्या हुआ है, Na का ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि यहाँ पर धनावेश में वृद्धि हुई है। यहाँ पर 0 से 1 हुआ है तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि ऑक्सीकरण हुआ है। वहीं यदि हम देखें कि Ca और Ca से 2+ यानी कि धनायन बना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे हैं, त्यागे हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ है। यदि इसके आगे देखें कि ऑक्सीकरण में पदार्थ के किसी भी यानी पदार्थ की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है किसी भी पदार्थ की अंतिम कक्षा में जो उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। वहीं इसके बाद देखें कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है कि जब किसी भी यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो जैसा कि यहाँ पर देखें कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो FeCl2 की जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, और यहाँ पर देखें तो FeCl3 में Fe की जो है वो +3 है। यानी कि 2 से 3 होने पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती यानी कि धनावेश में वृद्धि हो और ऋणावेश में कमी हो तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं यदि इसके आगे हम देखें कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ मोटी भाषा में यदि हम देखें तो वे वाले पदार्थ जो दूसरे का तो ऑक्सीकरण कर दें और खुद अपचयित हो जाएं। यानी कि जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होगा, मानो कि ये A है, ये B है, तो A और B 2 अभिकारक हैं। यदि A जो है B से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऋणावेश में वृद्धि होती है, यानी कि धनावेश में कमी और ऋणावेश में वृद्धि होगी। वहीं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके धनावेश में वृद्धि होती है, ऋणावेश में कमी होती है। यानी कि जिसके धनावेश में वृद्धि होगी उसका ऑक्सीकरण होगा और जिसके ऋणावेश में वृद्धि होगी उसका अपचयन होगा। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण
करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इनके ऋणावेश में वृद्धि होगी, और ऋणावेश में वृद्धि होने पर हम कह सकते हैं कि इनका अपचयन होता है। और वहीं जिस तत्व से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी उसके धनावेश में वृद्धि होगी, और धनावेश में वृद्धि होने पर हम कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीकरण होगा। तो यही इसके पीछे की थ्योरी है कि जहां यानी कि ऑक्सीकरण जो कर देता है वो दूसरे का और खुद अपचयित हो जाता है, अर्थात जो दूसरे ऑक्सीकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं वही ऑक्सीकारक होते हैं। यहाँ पर देखें कि A और B ये दो अभिकारक हैं कि A जो होगा वो B से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी कि इस पर ऋणावेश आएगा, और वहीं दूसरी ओर जब B इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर धनावेश आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है कि A ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। इसके बाद देखते हैं कि अपचयन क्या होता है। जो अपचयन होता है कि किसी भी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व के ग्रहण करने तथा ऑक्सीकरण या किसी ऋण विद्युतीय तत्व के त्यागने को हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। यानी कि अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हो या कोई भी धन विद्युतीय तत्व हो उसे ग्रहण करना या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के त्यागने को अपचयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जो CuO कॉपर ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, जब हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो Cu में परिवर्तित होता है प्लस H2, यानी कि यहाँ पर CuO का यहाँ पर अपचयन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो यहाँ पर +2 होगी और यहाँ पर देखें तो 0, यानी कि जब धनावेश में कमी होती है तो वहाँ पर अपचयन होता है। इसके बाद देखें कि H2S और Cl2, तो यहाँ पर Cl2 जो है वो जब यहाँ से हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर 2HCl बनता है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -1 होती है। तो यानी कि 0 से -1 की तरफ गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर Cl2 का अपचयन हुआ है। यदि बात की जाए कि किसी भी अणु, परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है वो अपचयन कहलाती है। यानी कि जब कोई भी अणु या परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऋणावेश में वृद्धि होगी, ऋणावेश में वृद्धि और धनावेश में कमी को ही तो हम अपचयन कहते हैं। तो यानी कि जैसा कि यहाँ पे देखें, यदि Cl जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसमें क्या होगी? ऋणावेश में वृद्धि हुई है, तो ये क्या हुआ? अपचयन। यानी कि ऋणावेश में वृद्धि हो और धनावेश में कमी हो तो उसे अपचयन किया जाता है, अपचयन कहा जाता है किसी अणु, परमाणु या आयन के लिए। तो वहीं बात की जाए कि जब अपचयन में किसी भी पदार्थ की संयोजकता घटती है, अब संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है कि किसी भी तत्व के, किसी भी आयन के अंतिम कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी यदि तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी कि मानो उसके कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और वो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसका युग्म बन जाएगा, यानी कि उसमें क्या होगा? संयोजकता घटेगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, तो यानी कि उसकी संयोजकता भी क्या होती है? घट जाती है। यहाँ पे देखें जैसे कि ZnCuSO4, तो यहाँ पर क्या है कि Zn ये यहाँ से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि Cu की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यहाँ पर CuSO4 का अपचयन होता है, किसमें? Cu में। तो यदि इसके बाद देखें कि अपचायक क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो अपचय की बात करें कि वो पदार्थ जो दूसरे का तो अपचयन कर दें और खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में यदि हम देखें इसे कि जो दूसरे का अपचयन कर दें और खुद ऑक्सीकृत हो जाएं तो उसे हम अपचायक कहते हैं। अब अपचयन जो दूसरे का करेगा यानी कि वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके धनावेश में वृद्धि होती है और जिसके धनावेश में वृद्धि होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसके धनावेश में कमी होती है यानी कि जिसको ये इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके ऋणावेश में वृद्धि होगी और जिसके ऋणावेश में वृद्धि होती है उसका अपचयन होता है। तो अपचायक वही होते हैं कि जो दूसरे का तो अपचयन कर दें और खुद का ऑक्सीकरण कर लें, तो उन्हें अपचायक कहते हैं।
इसके बाद देखते हैं कि अपचयन ऑक्सीकरण समीकरण क्या होती है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि उपचयन जो बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं ऑक्सीकरण को ही। तो यानी कि इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं। तो वहां पर क्या होता है, इसमें जो होता है संयोजकताओं में परिवर्तन होता है, यानी कि जिसमें एक का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन हो। यानी कि कोई भी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक हों और उसमें से एक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे का अपचयन हो रहा हो। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और समझते हैं कि जो अभिक्रिया में जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक की तरह कार्य करता है और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पर जिंक जो है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि जिंक की यहाँ पर संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या 0 से यहाँ पर +2 तक जा रही है। यानी कि 0 से 2 तक जाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण हो वो अभिक्रिया में अपचायक की तरह कार्य करता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Zn जो है इस अभिक्रिया के लिए क्या है, अपचायक है। वहीं यदि बात CuSO4 की करें तो यहाँ पर Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या वो +2 होगी और इधर देखें तो यहाँ पर 0 होगी। यानी कि यहाँ पर Cu का जो है वो अपचयन हो रहा है और जिसका अपचयन होता है वो अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो इसके बाद देखते हैं कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया जो है ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। यदि देखें कि सभी धातु विस्थापित अभिक्रियाएं जो होती हैं, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें धातु का विस्थापन होता है वो सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि Zn एक धातु है और Cu एक धातु है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर आती है, जो जिस धातु से ऊपर आती हैं वो नीचे वाली धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देती हैं। तो ये होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती हैं कि धातु विस्थापित अभिक्रियाएं जितनी भी हों तो वो सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।